फ्रेंड्स, आदर्शवाणी निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, और आरोह में जो है अपन ने 5 चैप्टर जो है गद्य गणित के कंप्लीट कर लिए हैं। और पाठ संख्या 6 जो है रजिया सज्जाद जहीर जिसकी लेखिका हैं उनके द्वारा रचित जो चैप्टर है पाठ है वो पढ़ेंगे। साथ ही इनका जो परिचय है उसका अध्ययन अपन करेंगे। तो रजिया सज्जाद जहीर जो है इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ है। 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर में इनका जन्म हुआ है। अजमेर जो है वो अपने राजस्थान में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह, यानी जर्द गुलाब जो है इसमें उर्दू की कहानियां हैं इनकी, और उर्दू कहानियों के संग्रह जो है ये है आपका। सम्मान है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। तो इस प्रकार से कई पुरस्कार जो है उनसे इनको सम्मानित किया गया है। निधन जो है इनका 18 दिसंबर सन 1979 में हुआ, 79 में 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। इनका क्या कहना है कि हमारे मन से अपन जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे नहीं ये कार्य करना ही है, तो वही क्या बन जाती है, हमारी ताकत बन जाती है। और एक लेखक के लिए उसका लिखना का जो कार्य है उसी के माध्यम से उसे जिंदा रखा जाता है। कि अपन देखते हैं कि बहुत सारे प्राचीन लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, जिनकी रचनाएं जो हैं आज भी अपन पढ़ते हैं, तो वो आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं, यानी मूलतः इन्होंने किसमें रचनाएं लिखी हैं, उर्दू में। उन्होंने बीए एमए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की, यानी प्राइवेट शिक्षा उन्होंने पाई थी। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। यानी सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहीं पर करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में वो पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं, यानी कहानी भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। मौलिक सर्जन यानी स्वयं के द्वारा रचनाएं लिखना, कार्य करना, और अन्य भाषाओं की जो रचनाएं हैं उनका उर्दू में अनुवाद भी किया है। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं, यानी इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उर्दू की हैं जिन्हें हिंदी में भी लिखा जा चुका है, देवनागरी लिपि में भी। इनकी भाषा कैसी है, सहज, सरल और मुहावरेदार है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो इनकी कहानियों की विशेषता क्या है, सामाजिक यथार्थ, यानी समाज में वास्तविक रूप से यथार्थ क्या है, और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य जो है इनकी कहानियों में दिखाया गया है। अब है इनका पाठ, जिसका पाठ परिचय हम देखेंगे। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद
सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। तो सबसे पहले तो इनकी जो रचना है नमक, ये गद्य की किस शैली में लिखी गई है? तो कहानी शैली में लिखी गई है। और किस पर आधारित है? भारत और पाक यानी पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसकी सरहदों के ऊपर जो कुछ लोग विस्थापित पुनर्वासित जनों के, यानी कई भारत के लोग पाकिस्तान में रह गए थे, पाकिस्तान के भारत में रह गए थे उस विस्थापन के समय, विभाजन के समय, तो जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है कि आज भी उनके मन में, जनों यानी लोगों के, उन लोगों के मनों में आज भी अपने देश के प्रति कितना प्रेम है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई, विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होना, रहना। तो विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। यानी सिख बीबी हैं जो कि भारत में रहती हैं, बंटवारे के समय विस्थापित होकर के वो भारत आ गई थी, तो आज भी वो लाहौर को, लाहौर कहाँ पड़ता है आपके? पाकिस्तान में। तो आज भी लाहौर को ही वो अपना वतन, अपना देश मानती हैं और सौगात के तौर पर, सौगात यानी तोहफे के तौर पर, वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, यानी नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, दिल्ली को अपना वतन बताता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सिख बीबी जो है लाहौर की थी, भारत में रहने लगी हैं और सौगात के रूप में, तोहफे के रूप में वो क्या मंगवाती है? नमक मंगवाती है, उसकी फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त दे देते हैं जबकि ये कानूनी तौर पर गैर कानूनी है। दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है मेरा वतन ढाका है। तो एक भारतीय कस्टम अधिकारी हैं सुनील दास गुप्त, जिनका क्या कहना है कि मेरा वतन क्या है? ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। तो अपन देखते हैं कि भारत पाकिस्तान है या चीन भारत है, इन सब के बीच में क्या खींची गई है? रेखाएं खींची गई है। बंटवारा की जो रेखाएं हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक कौन सा देश है, तो कई रेखाएं जो खींची जा चुकी हैं। और मजहबी आधार पर, मजहबी यानी धर्म के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं कि हमारी जगह कौन सी है। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। यानी जमीन पर तो रेखाएं खींच दी गई हैं, लेकिन उनका जो मन है उसके ऊपर इन रेखाओं को नहीं खींचा जा सका है, उनको नहीं बांटा जा सका है। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। हार्दिक हृदय से शब्द बनाया, हृदय शब्द था, एक प्रत्यय जुड़ने से हार्दिक शब्द बनाया, तो हृदय में जो है ये चीजें अभी तक यथार्थ नहीं हो पाई है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। यानी बंटवारे के समय रेखाएं तो खींच दी गई कि यहाँ से यहाँ तक ये देश है, यहाँ से यहाँ तक ये देश है, और विस्थापित होकर एक दूसरे स्थान पर भी वो पहुँच गए, लेकिन आज भी उनके मन में जो है उनका जन्म स्थान जो है वो बना हुआ है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यानी जब नमक वहाँ से लाया जा रहा है तो एक के बाद एक जो चीजें हैं, सबके मनों की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी राजनीतिक तौर पे जो बंटवारा हुआ है उसे मनों का बंटवारा नहीं कह सकते, और शायद ये बेमानी भी हो सकती है कि लोगों के मन में जो है ये चीज़
नहीं है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो कस्टम अधिकारी कहाँ का है? कस्टम अधिकारी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और सिख बीबी जो पाकिस्तान की वो कहाँ आ गई है? भारत में। तो वो कह रहे हैं कि आज भी आपका वतन लाहौर है और मेरा वतन दिल्ली है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, बाकी सब जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? तो जो नई पीढ़ी आएगी तो उनका तो जन्म स्थान जहाँ वो रह रहे वही होगा, तो धीरे धीरे उनका लगाव क्या होगा? उससे कम हो जाएगा। और जिनकी जन्मभूमि ये है उन लोगों का जो लगाव है उनसे निरंतर बना रहेगा। तो इस प्रकार से नमक के माध्यम से, नमक जिसे एक तुच्छ पदार्थ माना जाता है लेकिन उसे एक सरहद से एक देश से दूसरे देश में ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। तो सिख बीवी जो लाहौर की रहने वाली हैं उन्होंने अपने जन्म स्थान से नमक लाने की फरमाइश जो है सौगात के रूप में, भेंट के रूप में की है। और उसको लाते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन लोग मिलते हैं, क्या क्या उनके मन के भाव व्यक्त होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि धर्म और मजहब जो है या राजनीति जो है या दो देशों के बीच में खींची हुई जो रेखाएं हैं वो लोगों के मन में दूरियां पैदा नहीं कर सकती, ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो अब अपने चैप्टर का नाम है, कहानी है जिसका नाम है आपके नमक। इसके बारे में हम करेंगे। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। अब जो सिख बीबी है उसकी शक्ल किस में मिल रही है? सफिया की माँ में। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, नेकी यानी ईमानदारी, मोहब्बत, प्रेम, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मुहर्रम मुसलमानों का त्योहार। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, उम्दा खाने यानी तरह तरह का खाना और नफीस कपड़े यानी सुंदर अच्छे कपड़े के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिए होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन, जिंदा दिली की तस्वीर है। ऐसा जो है वो कौन कह रही है? सिख बीवी जो है वो अपने लाहौर के लोगों के बारे में बता रही है। किसे? सफिया। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब सब ठीक ही है पर लाहौर बहुत याद आता है। तो आप ये से क्या कह रही है कि आपको तो यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, आपको तो यहाँ बहुत सारे साल हो गए हैं। तो सिख बीबी जो जवाब देती है, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, यानी जब बंटवारा हुआ था उसी समय आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है।
पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। यानी इतने सालों से, इतने समय से भारत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना क्या है कि हमारा जो वतन है वो तो क्या है, हमारा देश है वो तो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध या आंचल में समा जाते हैं। पलकों से कुछ सितारे यानी आंखों से आंसू जो है उसके सफेद दुपट्टे के ऊपर आकर के गिर जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है साडा लाहौर, यानी मेरा लाहौर या हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे तक खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। रुखसत होने लगी यानी जाने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। यानी अगर आप लाहौर से कुछ मंगवाना चाहती हैं, कोई भेंट मंगवाना चाहती हैं तो मुझे बताइए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, आहिस्ता यानी धीमे से, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अगर तुम ला सकती हो मेरे लिए कुछ तो लाहौर से थोड़ा सा लाहौरी नमक जो है वो मेरे लिए लेकर के आना। 15 दिन यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर देते। दोस्तों अजीज़ों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया कि जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। तो सभी रिश्तेदार जो हैं, नातेदार जो हैं, मित्र जो हैं, वो सब क्या लेकर के आते हैं, तरह तरह की भेंट जो है वो लेकर के सफिया के लिए आती हैं। अब सफिया के लिए समस्या थी कि इन सबको लेकर कैसे जाए, और उनमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो भूरे रंग के कागज में एक पुड़िया बनी हुई थी जिसमें क्या था, शेर भर, शेर यानी 1 किलो भर लाहौरी नमक था, कि वो इस नमक को कैसे लेकर के जाए। सफिया का कोई भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी, और वहाँ आप इस नमक का क्या करेंगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगाया है। तो ये माँ किसको कह रही है? सिख बीबी को माँ कह रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें देखते ही उसे अपनी माँ की याद आई थी, वो दिखने में एकदम इनकी माँ की जैसी लग रही थी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी यानी बड़ी बहन, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक ही चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। चिंदी चिंदी यानी अलग अलग उसको बिखेर देंगे कस्टम वाले कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी, यानी मैं नमक लेके तो जाऊंगी लेकिन चोरी से नहीं, बल्कि उनको बता करके उसके बाद लेकर के जाऊंगी कि मैं नमक लेके जा रही हूँ। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे कानून के लिए। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? यानी सारे कानून कानून ही होते हैं क्या हुकूमत के ही, सरकार के, राजनीति के? क्या प्रेम का, मुरव्वत का, इंसानियत का कोई नाता नहीं? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं। यानी वहाँ के कस्टम अधिकारी जो है वो कोई मशीन तो है नहीं, वो भी क्या है, इंसान ही है।
हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। ऐसी बातें जो है सफिया अपने मन से कह रही हैं। अब आपसे कौन बहस करे। आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। अदीब का अर्थ क्या है? लेखक। और ये क्या है? आपकी लेखिका है। तो आप क्या ठहरी? लेखिका ठहरी। और सभी जो होते हैं उनका दिमाग ऐसा ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है, यानी आप उन अधिकारियों को कितना जानती है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता, तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। तो कह रही है कि अगर सबका दिमाग हमारे जैसा होता, लेखकों का जैसा होता, तो शायद ये दुनिया कुछ और ही होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे। किन्नू पता है ना, संतरा जैसे माल्टा, उसके लिए आया। एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया? हम अपने को सैयद कहते हैं, सैयद यानी मुसलमान। फिर वायदा यानी वचन करके झुकलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किन्नू सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो विचार है सफिया के मन में आते हैं। और किन्नू की जो टोकरी होती है उसमें नमक को रखने की वो सोचती है कि नमक की ये जो फलों की टोकरी है, इसे तो कोई चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि आते समय मैंने देखा था उधर से केले लेके आ रहे थे लोग और इधर से किन्नू लेकर के जा रहे थे, और उनकी टोकरी जो है वो चेक नहीं हो रही थी। उसने किन्नू कालीन पर उलट दी, यानी जो दरी बिछी हुई थी उस पर उलट दी। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। तह में रख दिया, नीचे रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। तो उस नमक की पुड़िया को जब उसने नीचे नीचे रख दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे कि अपने किसी प्रिय को उसने कब्र में रख दिया। कब्र यानी जहाँ मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है, तो ऐसा उसे महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर गुरु बैठी वह पुड़िया को तकती रही यानी देखती रही, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में
अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था। रान यानी अपनी जान को चीर करके और उसमें हीरा छिपा करके लाता है, और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था, यानी कोई भी सीमा उसे रोक नहीं पाती थी। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि वरना वह अपना दिल चीर कर उसने यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, ऐसा सोचते हुए उसने एक आह भरी। फिर वह तीनों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया की उधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, यानी लेट करके उसने कंबल ओढ़ ली, रजाई ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थी। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस रात में उसे सुनाई और दिखाई दे रही थी। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबकी और सफिया के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी, और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। तो कस्टम किसे कहा गया है? दोनों सरहदों के बीच में नोकदार लोहे की छड़ों का जो जंगला, जाली बनाई गई थी, उसे कस्टम कहा गया है। तो इस प्रकार से वो रात के समय में ये सारी चीज़ें सोचते हुए सो जाती हैं और बार बार उन सारी चीज़ों को याद करती रहती हैं। तो इस प्रकार से इतना जो चैप्टर है वो अपन ने अध्ययन कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नमक को ले जाने के लिए वो तरह तरह की बातें सोचती हैं, अपने भाई से पूछती हैं, और नमक जो है उसे एक पार से दूसरे पार ले जाना मुश्किल कार्य है। तो इस प्रकार से वो उस नमक को ले जाना चाहती है, क्यों? क्योंकि अपनी माँ समान सिख बीबी को उसने वचन दिया है और उस वचन को, उस वादे को वो तोड़ना नहीं चाहती हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब पहले के जो चैप्टर है 5 वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। उसकी नोटबुक जो है अभी तक आप लोगों की नहीं आई है, आप लोग उसे चेक करवाएं। साथ ही आप अपने टेस्ट की जो नोटबुक है वो स्कूल में आज ही जमा करवाएं, जिससे कि वो चेक होकर के उस पर मार्किंग की जा सके। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो है अपने टेस्ट की नोटबुक जमा करवा दें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लें। धन्यवाद।